नमस्कार महारथियों, आप सभी का ढेरों स्वागत है इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है आपको। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बहुत बेहतरीन लेवल के कंटेंट क्वेश्चंस उसमें शेयर किए जाते हैं, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। फ्री टेस्ट, फ्री क्विज़ भी इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि शायद आपको पेड टेस्ट सीरीज में भी कहीं नहीं मिलता होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं यहाँ कमेंट में भी शेयर करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही। कल के लिए इंपॉर्टेंट बात, कल महामॉक है। इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट महामॉक कंडक्ट कराता है हर महीने की पहली तारीख को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए। तो एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल का महामॉक जरूर अटेंड कीजिएगा। कैसे देना है, क्या है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी और इसको कंडक्ट किया जाएगा हमारे वेबसाइट indianiq.com पे। ठीक है, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा और समझिएगा। बहुत सारे अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी इसमें गड़बड़ी कर देते हैं और याद आता है कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जब मैसेजेस और कॉल आते हैं, सर हमसे ये गलती हो गई थी, फॉर्म भरते टाइम ये गलती हो गई थी, अब इसका क्या करें। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी ऐसे वीडियो बनाया था और इस साल भी बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ताकि किसी तरह की कोई मिस्टेक आप फॉर्म में ना करें। फॉर्म में मिस्टेक नहीं होगी तभी जाकर आपका सारा मेहनत जो है वो साकार होगा। एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, 21 तारीख को लास्ट डेट है, 21 अगस्त आपका लास्ट डेट है, ये बात आप सभी को पता है। तो लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा, बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उससे पहले भर लेना है। वैसे फॉर्म एक हफ्ता आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, 21 तारीख को नोटिस आ जाएगा कि 28 तक बढ़ाया जा रहा है, पर उसका वेट नहीं करना है, फॉर्म आपको पहले से भर लेना है। ठीक है, दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरना जब आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम पूछा जाता है, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम। अपने नेम में, मदर के नेम में और फादर्स के नेम में कभी भी कोई गलती मत करिएगा। इसमें अगर आपने गलती कर दिया, कुछ भी उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, भूल के भी कभी अपना नाम गलत नहीं डालना है, बार बार क्रॉस चेक कर लीजिए। माता का नाम और पिता का नाम गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी सबका उपाय है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दूसरी बात, कुछ आपसे चीज़ें अपलोड कराई जाती है, जैसे लेफ्ट हैंड का आपका थंब जो है उसका आपसे बोला जाता है स्कैन कॉपी अपलोड करिए या फोटो अपलोड करिए। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान से अच्छे से, कि आप जो अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं वो क्लियर हो, वो थोड़ा सा भी अनक्लियर ना हो, प्रॉपर दिख रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो उसमें। ठीक है, ऐसा ना हो कि धुंधला हो गया या कुछ ऐसा, बिल्कुल भी ना हो। सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जैसे नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वैसे करिए। फोटोग्राफ में स्पेक्स नहीं लगाना है, चश्मा नहीं लगाना है। चश्मे वाला फोटोग्राफ कभी भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपलोड नहीं करना होता, तो बिना स्पेक्स के आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करिएगा। ठीक है, जो खासकर पहली बार जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो सब बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। फोटोग्राफ में हमेशा ध्यान रखना होता है आपका कान दोनों दिखना चाहिए और चश्मा नहीं होना चाहिए, बहुत कंपलसरी चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और हैबिट डाल दीजिए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही फोटो डालिएगा। डिक्लेरेशन भी आपसे मांगा जाता है। डिक्लेरेशन में कई बच्चे, पिछली बार क्या हुआ था, एफसीआई और एएफओ का एक ही बार में एक ही टाइम पे फॉर्म भरा जा रहा था, बच्चों ने एफसीआई का डिक्लेरेशन यहाँ डाल दिया था। ऐसा नहीं करना है, किसी दूसरे एग्जाम का डिक्लेरेशन या पहले से बना हुआ डिक्लेरेशन नहीं डालना है। जो आपके नोटिफिकेशन में डिक्लेरेशन मेंशन है उस डिक्लेरेशन को ही आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा केस आता है, वो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आपको कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट डालना ही नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो प्रॉपर जो आपका फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखिएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। जो भी सेंट्रल लेवल के जो अधिकारी होते हैं, तहसीलदार वगैरह, उनका साइन होना चाहिए। सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे ही ओबीसी कैंडिडेट भी हैं, ये लोग भी आप ध्यान रखें, सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रॉपर सेंट्रल लेवल के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जो गैजेटेड ऑफिसर है, उनका साइन होना चाहिए। लैंग्वेज का भी कहीं कहीं इशू आता है, कहीं कहीं किसी किसी सेंटर पे रोक दिया जाता है कि हिंदी में क्यों है आपका। तो वैसे में कोशिश करना है जहाँ तक हो सके, अगर इंग्लिश में बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप जो इंटरव्यू के टाइम डीवी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना बता सकते हैं कि हमारे स्टेट में सर ऐसे ही बनता है। ठीक है, बाकी क्रूशियल डेट का बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट के लिए नोटिफिकेशन में क्या क्रूशियल डेट बोला गया है। बाकी एससी एसटी के सर्टिफिकेट के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, जब का सर्टिफिकेट है, सब चल जाता है। ठीक है, हाँ, अब आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है
कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर मैं फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो समझिएगा बात को, अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त से पहले आ जाता है तो आप भर सकते हैं। सिर्फ रिजल्ट भी आ जाए ना फाइनल, तब भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पेपर क्लियर होना चाहिए, कोई बैक पेपर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं लेकिन अगस्त 21 तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। बाकी एक्सपीरियंस के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल रिजल्ट आना मतलब ठीक है, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। फाइनल रिजल्ट उस डेट तक आ गया है तो बस काम चल जाएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों के पास प्रोविजनल डिग्री होता है और ओरिजिनल डिग्री नहीं होता है, ये वो कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके पास अगर प्रोविजनल डिग्री है तब भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल तक वैसे भी प्रोविजनल डिग्री आपका वैलिड माना जाता है जनरल केसेस में, तो वो कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद ICR, UGC, नॉन ICR कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो, प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो डिग्री के नाम दिए हैं ना, BSc हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, फूड साइंस, ये सब डिग्री अगर आपका है, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए डेयरी टेक्नोलॉजी मेंशन है और डेयरी साइंस आपने पढ़ा है तो अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं एलिजिबल नहीं है। BVSCH वेटनरी साइंस के हैं स्टूडेंट, वो भी आप लोग सब एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक में आपने किया, आप भी एलिजिबल है। हॉर्टिकल्चर आपने किया, आप भी एलिजिबल है। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, 3 साल वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, आपने MSc कर रखी है, एलिजिबिलिटी नहीं है। BSc होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, अब वो चाहे प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेगुलर डिग्री आपका होना चाहिए। आप इसमें बिल्कुल क्वालिफाइड माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यही आपको बताना था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपसे पूछे जाते हैं फॉर्म भरते टाइम, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या डाले क्या ना डाले। क्या हम मेंस देने गए हैं तभी अटेम्प्ट काउंट होगा, क्या हम इंटरव्यू देने गए हैं तभी अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं, अगर आपने प्रीलिम्स भी दिया है, ये UPSC वाली बात नहीं है, अगर आपने प्रीलिम्स भी दे दिया है वो 1 अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने फॉर्म भर के एग्जाम ही देने नहीं गए तो कोई अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में अपीयर हो गए तो वो 1 अटेम्प्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिखाइए। जो आपने अगर पहले 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो वो उसको दिखा दीजिए, उसको जो है छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिया है 2 अटेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगा इंटरव्यू में, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप उसमें अपना ऑनेस्टली बताइए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, IT ऑफिसर के अलावा जितने भी पोस्ट हैं, मार्केटिंग ऑफिसर हो, HR ऑफिसर हो, राजभाषा अधिकारी हो, कोई भी हो, लॉ ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, सबके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कहने का मतलब या तो आपने ADCA किया हो, एडवांस डिप्लोमा, या आपने PGDCA किया हो, या कोई भी सर्टिफिकेट हो आपकी कंप्यूटर में, आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम भी उसको आपको दिखाना होता है, फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका जो है, आपके पास क्या आपने सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा है, तो सर्टिफिकेट कोर्स वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर अगर आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, तब आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी एलिजिबल माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैंने तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है BSc के दौरान, मैं एलिजिबल हूँ, बिल्कुल एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे चले गए, AFO बन गए, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स वाले, खूब DVV कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एग्री इन्फॉर्मेटिक्स क्या है बच्चा, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपसे DV के दौरान पूछा जाता है तो आपको एक ही काम करना है। अगर आपने एग्री इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा हुआ है कंप्यूटर की जगह, तो आपको क्या करना है, उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा ना, उसका जो सिलेबस वगैरह होगा, उसका प्रिंट आउट लेकर अपने साथ बस जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है, कहीं काम कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट होता है, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेंशन कर दिया अपने फॉर्म में, तो ध्यान रखें कि इसके लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी एक आप लेकर चले जाइएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में आपने मेंशन किया तो उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पर मांगा जाएगा और वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर दीजिए, अच्छा होगा। इंटरव्यू में मार्क्स इसके ऐड ऑन होते हैं, लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब आज ये MSc PhD वाले बच्चों की बात कर लेते हैं एक बार। जो बच्चे MSc कर रहे हैं
उन लोगों को एमएससी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको पीएचडी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया है तो प्रॉपर आप अपना डिटेल जो हायर एजुकेशन वाला कॉलम है उसमें आप दिखा दीजिए कि आपने एमएससी किया है। अगर आपने एमएससी इकोनॉमिक्स में किया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किया है, या आपने एमबीए किया है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में, इन सब का कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में 1 आध 2 मार्क्स का बेनिफिट हो जाता है अगर आपने इस तरीके के मिलते जुलते किसी कोर्स में मास्टर्स कर रखा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएचडी मेंशन करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ इंसिडेंस हो चुका है, इसलिए मैं पहले से आपको सावधान कर देना चाहता हूं। अगर आप पीएचडी अभी कर रहे हैं तब तो मेंशन ही मत करना, भूल के भी, गलती से भी आप मेंशन मत करना। अगर आपने कर लिया है, मेंशन करना जरूरी हो जा रहा है, मेंशन करना पड़ेगा आपको, तो वैसे में थोड़ा सा संभल जाइएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि पीएचडी जब आप मेंशन करते हैं इसका बहुत बच्चों के साथ बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। इंटरव्यू में उन्हें मार्क्स कम दिए जाते हैं, जनरली 9-10 मार्क्स देते हैं, वो पैनल मेंबर के ऊपर होता है। जनरली नोशन क्या होता है, नोशन ये होता है कि यही समझा जाता है कि आपने पीएचडी होल्डर है, ठीक है, आप अपना करियर एकेडमिक या रिसर्च में ही बनाना चाहेंगे, आप बैंक में क्यों रहना चाहेंगे, बैंक को एज ए ऑप्शन आपने फिलहाल के लिए ज्वाइन कर लिया है, तो आप कभी भी बैंक छोड़ सकते हैं। ये प्रेजुडिस पहले से बैंक के ऑफिसर अपने दिमाग में रख के चलते हैं, इसलिए आपको कम मार्क्स दिया जाता है इंटरव्यू में। जनरली रीज़न यही होता है, और होता भी एक्चुअली में। जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो जनरली कुछ टाइम के बाद जब उनको एक कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एकेडमिक का, रिसर्च का, तो वो फिर इसको छोड़ देते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब आ गई या कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा देखा गया, इसी वजह से वहाँ पर मार्क्स कम दिया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मेंस में अच्छा मेहनत कर लेना है कि अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आते हैं तो मेंस से वो मेकअप हो जाए। यही आप कर सकते हैं, दूसरा इसके अलावा कोई चारा है नहीं। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि पीएचडी थोड़ा सा समझ बूझ के मेंशन करें। बाकी क्रॉस क्वेश्चन होगा, क्रॉस क्वेश्चन तो आपसे होगा ही। अगर आपने एमएससी पीएचडी किया हुआ है तो क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आपने एकेडमिक को क्यों नहीं चुना, आप रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई और जॉब क्यों नहीं, बैंकिंग ही कर रहे हैं अगर ये ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू के समय। ये सब मैं सब तैयार करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैरिड वुमेन की बात कर लेते हैं। जो भी मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड का नाम मेंशन करे, फादर्स का नाम अब मेंशन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हस्बैंड का नाम मेंशन करना जरूरी है। पहले कुछ लोगों के साथ ऐसा दिक्कत आ गया है कि उनसे पूछ लिया जाता है कि आपने हस्बैंड का नाम यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया अगर आप मैरिड है तो। बाकी सरनेम वगैरह अगर आपका चेंज हो गया है, कुछ नया सरनेम है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद सबका सरनेम चेंज हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। किसी भी तरीके से प्रूव हो जाना चाहिए कि हाँ आपका शादी इनके साथ हुआ है, ठीक है। तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट हो या कोई भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होता है उसको, आपका जो फोटो होता है उसको बहुत संभाल के रखें, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है इसको बहुत संभाल के रखिए अपने सिलेक्शन तक। प्रीलिम्स में जब जाएंगे, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड को भी संभाल के रखिएगा। मेंस में जब जाएंगे तो वो एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है, उसको फेक नहीं देना है, ठीक है। पहले ही से बता रहा हूँ, ध्यान से सब चीज़ों को सुनिएगा। हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट वगैरह की डिस्कस हो गई। मैरिड वुमेन, एमएससी पीएचडी, एक्सपीरियंस, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, लगभग सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। indianiq.com पे कई फ्री कंटेंट भी है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। कल महामॉक है, जरूर अपीयर होइएगा आईबीपीएस एएफओ के लिए, ताकि पता चले इस टाइम पर आपका लेवल क्या है, कितना और मेहनत करना है। अभी टाइम बहुत है, 6 महीना है आपके मेंस एग्जाम में और प्रीलिम्स में 5 महीना है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन्होंने फॉर्म जल्दी भरवा लिया है और कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, अभी अगस्त चल रहा है, नवंबर के आसपास में इनका फॉर्म आता है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में फॉर्म आता है, ठीक है। उस टाइम जो वैकेंसी रहता है फाइनल सिलेक्शन के टाइम, यानी अप्रैल तक वैकेंसी ऑलमोस्ट आपने देखा है कि 500 से बढ़ के 900, 1000 इतना तक पहुंच जाता है, लगभग डबल हो जाता है। आपने पहले भी देखा है, हर साल ऐसा होता है, वैकेंसी खूब बढ़ जाता है। इस बार आपका सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए कि अगस्त में है, अगस्त में ही अभी 500 वैकेंसी है। अभी टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने में अभी 8-9 महीने बाकी हैं। तब तक कितने वैकेंसी बढ़ेंगी ये एक बार आप खुद इमेजिन कर लीजिए। इस पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए, होगा, वैकेंसी जरूर बढ़ेगा, ना बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ दो बैंक ने अभी तक रिपोर्ट किया है, 2 बैंक ने रिपोर्ट किया तभी 500 है, बाकी अभी कितने सारे बैंक रिपोर्ट करने वाले हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत करते रहिए, कोई गलती किसी भी स्टेज पर नहीं करना है। जो गलती करना है यही कर लीजिए, एग्जाम में जाकर नहीं करना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हेल्पफुल है लाइक कर लीजिए, दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा।